ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट और चैप्टर है हमारा सिलेबस का आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके इस चैप्टर में, वैसे जनरली इस चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक हैं, रिवाइज सिलेबस में जो है वो 5 टॉपिक्स इंक्लूड है इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो कौन कौन से हैं वो स्टार्टिंग के 5 हैं, और लास्ट जो है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये इस साल नहीं है। ठीक है, इस ईयर ये नहीं आएगा। तो 5 टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं, और फिर इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। देखिएगा, एक थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रेंथ। अच्छा, इसके अंदर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखिएगा, द वर्ड ट्रेनिंग इज नॉट ए न्यू वर्ड, पीपल हैव बीन यूजिंग इट सिंस archaic period. ट्रेनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर सम टास्क। सिंपल एज दैट, ट्रेनिंग का मतलब है किसी भी टास्क को करने की प्रिपरेशन। सिंपल, स्पोर्ट्स के अंदर हम जब बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन किसी भी एक टास्क या किसी भी एक एम को करने के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं, जो प्रिपरेशन आप करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग। ओके, बट हियर वन मेन टास्क इज फिटनेस एंड कंडीशनिंग आवर बॉडी फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर मेन टास्क क्या है? आपकी बॉडी, अपने आप को फिटनेस अपनी बॉडी की फिटनेस को कंप्लीट रखना, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंडीशनिंग, मतलब आपकी बॉडी को उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंडीशंस में लेकर के आना। जैसे सपोज करें, अगर आपको रनिंग स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेंट करना है तो आप अपने एंड्योरेंस लेवल को इंप्रूव करेंगे, अपनी थाइज मसल्स को इंप्रूव करेंगे, अपने स्टेमिना को इंप्रूव करेंगे, तो वो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी हो गई। ठीक है, और फिटनेस तो आपको कंप्लीट रखनी ही है। सपोज करें आपको जेवेलियन थ्रो करना है ना, जेवेलियन थ्रो की प्रिपरेशन करनी है, जेवेलियन थ्रो स्पोर्ट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पे आप जो अपनी हैंड मसल्स हैं, हैंड मसल्स को स्ट्रोंग करेंगे। ओके, सो सिंपल है, जिस भी गेम्स के अकॉर्डिंग आप जाना चाहते हैं, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी फिटनेस को सेट करते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन होती है इसके अकॉर्डिंग, है ना, प्रिपरेशन होती है, इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो सिंपल है, हियर इट इज कॉल्ड sports training. The concept of training and sportsman preparation seem to be coincide, but the terms are not identically. सिंपल है, कुछ नहीं, ट्रेनिंग का मतलब सिंपल सा कि आप जो टास्क करने जा रहे हैं, या आप जिस स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी फिटनेस को कंप्लीट करना, अपनी फिटनेस को अचीव करना, और उसकी कंडीशंस के अपने अकॉर्डिंग अपनी फिटनेस को बनाना, किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, इस प्रोसेस को, उस प्रिपरेशन को हम ट्रेनिंग करते हैं। तो अलग अलग स्पोर्ट्स और अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व रहती है ट्रेनिंग में, आपकी अपनी फिटनेस को इन्वॉल्व करने के लिए, फिटनेस को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट जो है वो आती है आपकी स्ट्रेंथ। ठीक है, कौन कौन सी फंक्शंस होते हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको डेवलप करनी होती है, वो है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर आपको वर्क करना है। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेंथ, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर होता जाएगा कि आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, एंड आइसोकाइनेटिक क्या चीज़ है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। इट इज एन असेंशियल, यस, okay. Strength is the ability of the muscles to overcome resistance. It is an essential element for component of physical fitness. ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है वो असेंशियल एलिमेंट है फिजिकल फिटनेस का। यस, बोलिए।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, फ़िटनेस के लिए ही होता है। स्पोर्ट्स में अगर आप जा रहे हो तो आपको फ़िटनेस अचीव करनी है, बट विदाउट स्पोर्ट्स अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। फ़िटनेस तो फ़िटनेस है, ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए ही ज़रूरी हो। अपने डेली रूटीन के वर्क के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है ना? अपनी हेल्दी लाइफ़ के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है। बहुत सारे उसके लिए क्या-क्या करें, ये सब चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती है फ़िटनेस के लिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, एंड्योरेंस को इम्प्रूव करें, ठीक है? सिंपल एज़ दैट अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं अपनी फ़िटनेस सॉरी इनिशियल लेवल पे हैं अपनी फ़िटनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ, मुझे फ़िटनेस अचीव करनी है, तो सबसे पहले आप रनिंग स्टार्ट करें, ठीक है? रनिंग स्टार्ट करने का प्रोसेस सिंपल होता है कि आप फर्स्ट डे है, आज अगर आपको रनिंग करनी है, आपने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स की रनिंग करनी है। लेकिन आप फर्स्ट डे 5 किलोमीटर्स की रनिंग नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ ऑफ आपकी बॉडी जो है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो इतनी रनिंग कर सके। तो स्टार्ट करना है आपको रनिंग से, शॉर्ट रनिंग करनी है। मीन्स आप 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 किलोमीटर की रनिंग आप स्टार्ट करें, धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव करें, 1 से डेढ़ पे जाएँ, डेढ़ से 2, 2 से ढाई, इस तरीके से आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव करें। रनिंग हो गई। रनिंग फर्स्ट चीज़ होती है कि अपनी फ़िटनेस को अचीव करने के लिए रनिंग से क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रनिंग में होती है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन सबसे अच्छा हो जाता है ना? ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाता है, आपका हार्ट अच्छे से वर्क करेगा, आपके लंग्स अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है? तो 3 चीज़ें तो यहाँ पे इम्प्रूव हो गई रनिंग से। फर्स्ट चीज़ है हार्ट जो आपका अच्छे से पंप कर रहा है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड लंग्स जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। लंग्स अच्छे से रेस्पिरेशन कर पाते हैं अगर वो हेल्दी है तो अगर लंग्स हेल्दी नहीं है तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। ओके, अभी जो कोविड का चल रहा है टाइम, इसके अंदर आप रनिंग अगर कंटिन्यूस कर रहे हैं तो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इट मीन्स जो कोरोना है वो आपको बहुत कम इफेक्ट कर पाता है अगर आप फिजिकली फिट हैं तो। ओके, आपने देखा भी होगा ना जो कोरोना है वो जनरली एजेड पर्सन्स को ही इफेक्ट कर रहा है या उन्हीं की डेथ हो रही है। जनरली ऐसा नहीं, डेथ तो सभी की हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के ऊपर होता है कि आपके ऑर्गन सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लंग्स आपका अच्छे से वर्क कर रहा है, हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ब्लड अच्छे से फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ये सब चीज़ें रनिंग पे होती हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो अपने योगा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप योगा नहीं करना चाहते हैं तो जिम जा सकते हैं। जिम के साथ-साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप घर पे एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। ओपन जिम्स होती हैं, वहाँ जाकर के एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। तो और जो अपने पीटीज़ होती हैं, सिंपल पीटीज़ होती है, वो भी योगा का एक पार्ट होता है अगर आप पीटी करना चाहें तो। तो उनको करके अपनी हेल्थ फिजिकल फिटनेस अचीव कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको गाइडेंस चाहिए होगा कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें रनिंग, रनिंग के बाद धीरे-धीरे योगा की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो आप अच्छे से कर पाएँ। ओके? सो बैक टू द टॉपिक। टॉपिक है स्ट्रेंथ, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल फिटनेस का एक असेंशियल एलिमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। तभी जा करके आप फिट होंगे जब आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। तो मसल्स की वो एबिलिटी जो रेसिस्टेंस को ओवरकम कर सके, ठीक है? मसल्स की स्ट्रेंथ कहाँ आएगी? जब आपको वेट कैरी करना हो, ठीक है? तो वेट कैरी करने के लिए आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, तभी जा करके वो आप उसको कैरी कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू बोरो एंड मैगी, स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट्स टू एक्सर्ट फोर्स, ठीक है? कैपेसिटी है फोर्स को एक्सर्ट करने की, बॉडी सब पूरी बॉडी की या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को, बोरो एंड मैगी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो बताते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेशन। लेकिन आपको सिंपल डेफिनेशन जो हमें समझ आती है वो ये होती है कि किसी भी रेसिस्टेंस को ओवरकम करना वो मसल्स की कैपेसिटी होती है, वो उसकी एबिलिटी होती है। ओके, तो मैथ्यूज बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट अ मसल्स और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन exert अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन वन मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, सिंपल इन्होंने भी वही चीज बताई जो बोरो एंड मैगी ने बताई। इन्होंने थोड़ा सा उसको ज्यादा करके बता दिया कि एक इन वन मैक्सिमम एफर्ट, अगर
एक एफर्ट के अंदर, मैक्सिमम एफर्ट के अंदर आप किसी भी आ गया था, तो एक मैक्सिमम एफर्ट के अंदर अगर आप इसको कर रहे हैं तो किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो वो मसल्स स्ट्रेंथ में आता है। तो सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर मसल्स स्ट्रेंथ जो है वो वेट लिफ्टिंग के अंदर काम में आती है। वेट लिफ्टिंग है और अपने कुश्ती है, ठीक है, इन जो स्पोर्ट्स है इनके अंदर मसल्स का सबसे ज़्यादा वर्क यूज़ किया जाता है, मसल सॉरी स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की हो सकती हैं देखिएगा। टू टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डायनेमिक। डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, ठीक है। सो थ्री टाइप्स की होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक। तो आइसोटोनिक हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। जो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है, dynamic strength can be called isotonic strength because it is related to movements in pull-ups and push-ups. We require dynamic strength. ओके जब आप पुलअप्स करते हैं, जब आप पुशअप्स करते हैं तो आपको डायनेमिक स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जनरली आपके मूवमेंट पे रिलेटेड होती है, आपके मूवमेंट से रिलेटेड होती है। पुशअप्स कैसे करेंगे, जब पुशअप्स करने का तरीका आपको पता है और पुलअप्स का भी आई थिंक आपको पता होगा। किसी के ऊपर हैंग करके, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हैंग करके अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करना, दैट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड पुल अप, ठीक है, ऊपर की तरफ पुल करना, दैट्स कॉल्ड पुश पुल अप। वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ while performing such workout. There is a diminishing tendency in dynamic strength, and as a result after some time muscles refuse to do work. At this juncture an individual is not able to do even one extra pull up or push ups, ठीक है। तो आपने देखा होगा जनरली क्या होता है कि जो पुलअप या पुशअप्स करते हैं, जो पर्सन पुलअप या पुशअप्स कर रहा है वो एक लेवल पे आकर के बिल्कुल एक सिचुएशन फेज में आ जाते हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप कर पाएंगे। बट ये क्या है, आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूस इस एक्सरसाइज को पुलअप और पुशअप्स को करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। एक लेवल ऐसा आता है जिसके बाद आप एक सिंगल पुशअप भी नहीं कर पाएंगे या सिंगल पुलअप भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी स्ट्रेंथ कंप्लीट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करिए, अगर आप आज से आपने पुलअप्स स्टार्ट किए और आप एक बार में 3 to 4 पुलअप्स कर पा रहे हैं, तो 4 के बाद में आप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जब आप 4 इजी वे में करने लग जाएंगे तो वो सॉरी तो वो 5 to 6 में चला जाएगा। और जब आप 6 करने लगेंगे तो 10 तक भी कर सकते हैं, फिर 10 के बाद में 15, 16, 20 इस तरीके से कर पाएंगे। बट अगर आज जैसे आपकी ट्रेनिंग है, सॉरी आपके जो रहेगा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल, अगर इस बार होता है, चांसेस हैं प्रैक्टिकल होने के, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अगर सपोज करिए आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो गर्ल्स के लिए पुलअप्स नहीं है, हैंगअप एक्सरसाइजेज हैं, है ना, जो हमें करनी है, आपको करनी होगी, लास्ट ईयर भी हुआ था। तो हैंगअप में क्या करना है आपको, 7 मिनट्स तक किसी भी एक जो रोड होती है उस रोड के ऊपर आपको हैंग करना है 7 मिनट्स तक। ये आपके हार्वर्ड उसमें आएगा, एक प्रैक्टिकल है उसका पार्ट है, नाम मेरा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, नहीं हार्वर्ड स्टेप नहीं, एक टेस्ट है उसके अंदर एक पार्ट है ये, मुझे नाम उसका मिस हो रहा है क्या है। तो वहाँ पे आपको हैंग करना होगा, गर्ल्स को और बॉयज़ को पुलअप्स करने होंगे। दो टाइप से डिफाइन किया गया है उस टेस्ट को, उसमें बॉयज़ के लिए पुलअप्स हैं और गर्ल्स के लिए हैंगअप है, हैंगिंग करनी है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि कितने टाइप की डायनेमिक स्ट्रेंथ हो सकती है। मैक्सिमम इंटू 3 पार्ट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, इट इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज नॉट यूज टू मेजोरिटी ऑफ स्पोर्ट्स, ज़्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर यूज नहीं होती। इट यूजुअली इन दोज स्पोर्ट्स वेयर वेरी हैवी रेजिस्टेंस आर टू बी टेकन। एग्जाम्पल कहाँ का यूज होती है, वेट लिफ्टिंग में, शॉर्ट पुट में, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवेलियन थ्रो। इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड फॉर ए शॉर्ट पीरियड, ओके। बिल्कुल ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वेट लिफ्टिंग, आप जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो विद इन अ मिनट कंप्लीट हो जाता है उनका कॉम्पिटिशन।
जेमर थ्रो कर रहे हैं, हैमर थ्रो कर रहा है, डिस्कस थ्रो कर रहा है, कोई जेवेलियन थ्रो कर रहा है, वो भी बहुत कम टाइम के लिए होता है, मैक्सिमम 5 मिनट्स के लिए ये होते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए होता है। In other words, short periods. Example: cross positions in Roman rings in gymnastic, starting and acceleration phase in sprinting events, and takeoff in long jump, high jump, triple jump, and in pole vault. In such sports, maximum strength is very important. ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पॉल वोल्ट, ये सब जो है वो इसी के एग्जाम्पल्स है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही होती है, यहाँ पे आपको एक ही बार में स्ट्रेंथ लगा देनी होती है, जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है उतनी स्ट्रेंथ आप एक ही बार में यहाँ लगा देंगे, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ये मूवमेंट से रिलेटेड है सारी, आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो भी मूवमेंट से रिलेटेड है, आप जेमर हैमर थ्रो कर रहे हैं वो भी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, सॉरी मूवमेंट से रिलेटेड है, आप हाई जंप में जा रहे हैं, ट्रिपल जंप में जा रहे हैं, ये सब मूवमेंट से रिलेटेड है, इसलिए डायनेमिक स्ट्रेंथ होते हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ की फर्स्ट जो टाइप्स है, वो फर्स्ट टाइप है वो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सेकंड है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। ठीक है, आप हाई स्पीड पे किसी भी रेजिस्टेंस को ओवरकम करें, वो आपका होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इन फैक्ट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज। ये कॉम्बिनेशन होता है स्पीड एबिलिटी का और स्ट्रेंथ का, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ठीक है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज जनरली यूज्ड इन स्प्रिंट स्टार्ट। ठीक है, स्प्रिंट स्टार्ट्स में, वेट लिफ्टिंग में, इन सब जो गेम्स है वेट लिफ्टिंग में भी आती है ये। शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवेलियन थ्रो, यहाँ पे जब आप भाग रहे हैं ना, रनिंग करके ही तो जेवेलियन करेंगे, है ना, जेवेलियन को थ्रो करेंगे, रनिंग कर रहे हैं तभी तो, एक बार में तो खड़े खड़े तो नहीं कर रहे ना। तो ये भी इसका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, जब आप स्पीड के साथ अपनी स्ट्रेंथ को यूज करें, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। इसके एग्जांपल्स जो है वो है शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, है ना, ट्रिपल जंप, ये सब इसी के जो सेम एग्जांपल है वो इसी के आएंगे। सेकंड है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, strength endurance, it is a combination of strength and endurance abilities. Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance under condition of fatigue. ठीक है, तो क्या है, अगर आप किसी फैटिग्यू कंडीशंस में हैं या आपकी कोई थकान हो रही है, उस इतने लंबे टाइम तक अगर आप किसी भी वर्क को कर रहे हैं, मतलब आपका एंड्योरेंस लेवल और स्ट्रेंथ लेवल की कंबाइंड एबिलिटीज होती है, वो होते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, आपकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो कितनी देर तक, कितने लंबे टाइम तक किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर सके। ठीक है, और आप इतने ज़्यादा आपकी कंडीशन जो है वो थकान वाली ना हो, वो होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। It can be a form of static or dynamic strength depending on the fact whether the movement is static or dynamic. Strength endurance is commonly used in long distance races. ठीक है, मैराथन्स में आप यूज करेंगे स्ट्रेंथ एंडोरेंस को, स्विमिंग के अंदर करेंगे, रोड साइकिलिंग, पोल वॉल्ट एंड जस्ट अ मिनट, वो किसी का कॉल आ गया था, वो मैं कट करता। अब ठीक है, वॉइस ठीक है, अब वॉइस क्लियर है? ओके, सो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस का। ओके, एंड्योरेंस एबिलिटीज और स्ट्रेंथ जो है उनका कॉम्बिनेशन होता है, वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस है, मैराथन्स है, 800 मीटर, सॉरी 500, 5 किलोमीटर रेसेस हैं, इस तरीके की जो रेसेस है, रोड साइकिलिंग है, ये जो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एग्जांपल होती है। सेकंड जो है वो हमारी स्ट्रेंथ जो है सेकंड टाइप की है, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ। ओके, फर्स्ट ही हमने पढ़ी थी डायनेमिक, सेकंड जो है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यह है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ मतलब स्टैटिक से आप समझ रहे होंगे ना, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको एक सिचुएशन फेज में ही करनी होती है। स्टैटिक फेज में आपकी जो स्ट्रेंथ यूज में आ रही है वो काम है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनोमीटर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सीन डायरेक्टली। इस टाइप की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट इन वेट लिफ्टिंग इट इज यूज्ड इन फेजेस।
ठीक है। स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि जहाँ तक है स्पोर्ट्स के अंदर आप मूवमेंट्स ही देखेंगे, सब कुछ मूवमेंट पे ही डिपेंड होता है। कोई सा भी स्पोर्ट्स आप ले लें वहाँ पे मूवमेंट होगा ही होगा, है ना। तो सिर्फ एक जगह यूज़ आती है, वो है वेट लिफ्टिंग। अच्छा, वेट लिफ्टिंग में कैसे आएगी? जब आप वेट को लिफ्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपने ऊपर उठा लिया, तो कुछ टाइम के लिए आप उसको होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, वहां पे आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अलग अलग फेजेस के अंदर वेट लिफ्टिंग में स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो एक बिल्कुल एक एक पोस्चर, इसको ऐसे समझो, स्टैटिक स्ट्रेंथ को किसी भी एक पोस्चर के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को अप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो है वो स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी आपने चेयर को किसी टाइप टाइम टाइप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड करके रखना, उठा करके रखना ना, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ आता है। तो किसी भी वेट को आप कुछ टाइम के लिए उठा करके रखें, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ में काउंट होगा। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ है, डायनेमिक एंड स्टैटिक, कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो है वो है मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को आप कैसे इंप्रूव करेंगे? जो आपकी स्ट्रेंथ होती है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं जिससे आप अपने मूवमेंट्स को, मूवमेंट वाली स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सके? आइसोमेट्रिक सॉरी, जो आपकी आइसोमेट्रिक यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ है, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कैसी हैं? Isometric exercises are those exercises which are not visible. In fact, there are no direct movements, hence they cannot be observed. In this exercise, work is performed, but it is not seen directly. ठीक है, तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो उस मसल्स को डायरेक्ट शो नहीं होती, कि उस मसल्स पे जिसको आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जिसकी आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, वो डायरेक्ट शो नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर आप लेग्स की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो आपकी थाई मसल्स ऑटोमेटिक इंप्रूव हो, जो थाई मसल्स है वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बट डायरेक्ट आप थाइज के लिए कोई एक्सरसाइजेज नहीं करते, पूरे कंप्लीट लेग के लिए एक्सरसाइजेज होती है। In these exercises, work is performed, but it is not seen directly. In these exercises, a group of muscles are stretched more than the other group of muscles. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेच्ड होती है, जिससे कि वो पूरा ग्रुप हो स्ट्रोंग होगा, बट एक पर्टिकुलर किसी मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज नहीं हो रही है। When these exercises are done, muscles do not change their length. ओके, तो जब आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस कर रही है तो आपकी मसल्स जो है वो उनकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, वो उसी लेंथ में रहेगी। द रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट, ऑल्दो मसल्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट और स्टिल कंप्लीटली। मसल्स में फील ए स्लाइट ट्रेमर इन एक्सरसाइजेस डन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम। ठीक है, आपको स्लाइटली कुछ चेंजेस नजर आएंगे जब आप लंबे टाइम तक वो करेंगे। द मोर वी एक्सर्ट फोर्स और स्ट्रेंथ, द मोर ट्रेमर विल बी सीन इन द मसल्स। ठीक है, आप अगर जितना ज़्यादा फोर्स उसके अंदर लगाएंगे तो आपको ट्रेमर भी उतने ज़्यादा, चेंजेस भी उतने ज़्यादा ही नज़र आते जाएंगे, बट लॉन्ग टाइम के बाद। ठीक है, आपने 2 दिन किया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ फर्क नज़र नहीं आएगा। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, 2 मंथ्स, 3 मंथ, 6 मंथ, तब जाकर के आपको अपनी मसल्स के अंदर जो है वो चेंजेस नजर आते हैं। इन जनरल we can say that work is done during these exercises, but scientifically we cannot say that work is done. For example, if we push a concrete wall, we will not to be able to move it from its place, so we should not consider it as work. एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर अगर जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम करते हैं, इसमें ऐसा होता है कि एक्सरसाइजेज तो कर रहे हैं, बट जो वर्क हो रहा है वो वर्क नहीं होता। सिंपल आपकी जो एक्सरसाइजेज होती है वो हो जाती है, वर्क नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए दिया है इसने कि एक कॉन्क्रीट वॉल जो हमारी रूम वॉल है या किसी भी टाइप की जो वॉल है, उसको आप पुल करो, पुश करो, ठीक है, तो वो पुश तो होती नहीं है, बट आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो हो जाती है। ठीक है, आप उसको मूव नहीं कर पाओगे, बट आपकी जो एक्सरसाइजेज है, हाथों की हैंड मसल्स हैं, आपकी एंड्योरेंस लेवल है, स्ट्रेंथ लेवल है, स्टेमिना है, वो सब चीज़ उसके अंदर इंप्रूव होता जाता है। सो आवर मसल्स एक्सर्ट फोर्स वाइल पुशिंग अ वॉल, बट वी सी दैट वर्क इज नॉट डन। ठीक है, आपको फोर्स तो लग रहा है,
बट वर्क नहीं हो रहा क्योंकि वॉल तो हम खिसका नहीं सकते ना, मूव तो नहीं कर सकते, बिकॉज वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स मूव्स और वी कैन से दैट। जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होता, जब तक कि वो अपनी जगह से ना चला जाए, ठीक है। अगर हम किसी भी एक टेबल को मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके, तो वो मूव हो जाएगी। बट अगर हम किसी वॉल को मूव करना चाहें तो वो नहीं होगी। तो वॉल को तो हमने मूव करना चाहा बट वो नहीं हुई, हमारी एक्सरसाइजेस तो हो गई ना, बट मूव नहीं हुई, इट मीन्स वर्क नहीं हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। वर्क कंप्लीट कब होगा? जब आपका फोर्स और वो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाए किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, सिंपल। So work is not done in isometric exercises. When we do these exercises, expenditures of energy is usually phenomenal. ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से यूज होती है इसमें, बट वर्क नहीं होता है। समटाइम्स बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज while परफॉर्मिंग दिस एक्सरसाइजेस। ऑब्वियस बात है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्वेटिंग होती है आपको। इफ वी परफॉर्म दीज एक्सरसाइज रेगुलरली, मसल्स विल बी चेंज्ड इन रिलेशन टू साइज एंड शेप, ठीक है। जब आप इस तरीके एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपकी मसल्स जो है वो लेंथ में नहीं बढ़ती, साइज और शेप के अंदर इंप्रूव होती है, ठीक है। These exercises were used for the development of strength. The strength gained through isometric exercises is usually not of much value in sports. ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, बट स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव करती है, ओके। ये चीज जो है वो स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव करेगी। So, isometric exercise build strength, but use of this exercise should not be limited one. तो सिंपल है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आपकी स्ट्रेंथ को तो बढ़ाती है ना। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है, बट जो है आपकी उससे वर्क नहीं होता और ना इसको हम स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस नेक्स्ट है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आर दोज एक्सरसाइजेस इन विच मूवमेंट्स कैन बी सीन डायरेक्टली। वर्क इज डन इन दीज एक्सरसाइजेस। इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं और वर्क को यहां पर हम होता हुआ देखते हैं, वर्क डायरेक्टली इसके अंदर होता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस टोन अप द मसल्स, आपकी मसल्स को टोन अप करती है। मसल्स बिकम फ्लेक्सिबल, इसकी वजह से मसल्स जो है वो फ्लेक्सिबल बनती है। लेंथ ऑफ मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आप अपनी मसल्स की लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पे लेंथ इंक्रीज नहीं होती थी आइसोमेट्रिक के अंदर, यहाँ पे आप अपनी लेंथ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। दीज एक्सरसाइजेज ऑफ मच वैल्यू इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इस तरीके की जो मूवमेंट से रिलेटेड आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है, आपका वर्क डन हो रहा है, उस तरीके की एक्सरसाइजेज जो करते हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है और बहुत वैल्यूएबल होती है। दीज आर द बेस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस होती हैं, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पोर्ट। जो हम एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कौन कौन सी है वो है कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, रनिंग एंड जंपिंग ऑन द स्पोर्ट, ओके। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, वेट की ट्रेनिंग। एक्सरसाइजेस विद मेडिसिन बॉल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, ठीक है। मेडिसिन बॉल होती है, उसके थ्रू आप एक्सरसाइजेस करें। दीज एक्सरसाइजेस कैन बी डन विद और विदाउट टेक्निकल इक्विपमेंट, ओके। टेक्निकल इक्विपमेंट इसमें नहीं चाहिए होते हैं, तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती है। अब एक नई एक्सरसाइजेज हैं, वो है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज जिसके अंदर हमें टेक्निकली मशीन डिजाइन मशीन जो है उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये इसमें कोई ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, सिंपल से वेट चाहिए होता है। और इसमें आइसोटोनिक में और आइसोकाइनेटिक में तो कोई वेट की भी जरूरत, आइसोमेट्रिक में तो कोई वेट की भी जरूरत नहीं होती है। तो आइसोकाइनेटिक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें डिजाइन मशीन चाहिए होती है। दीज एक्सरसाइजेज वर डेवलप्ड बाय पेरिन इन 1968। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, किसने डेवलप किया था? पेरिन ने इन 1968। These exercises involve a specific type of muscles contractions which is usually not applicable in sports and games except in water sports such as rowing and swimming, ठीक है। तो इस कोई गेम में अप्लाई नहीं होती, स्पोर्ट्स में ज़्यादा अप्लाई नहीं होती है, बट स्विमिंग और रोविंग गेम्स के अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर मसल्स की एक्सरसाइजेज होती है। इन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज
Contractions of muscles applies maximum force only at a particular angle during a range of movement, whereas in isokinetic exercises, contractions of muscles applies maximum force throughout the complete range of movement. ठीक है, तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज में क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम फोर्स है वो रेंज ऑफ मूवमेंट की तरफ अप्लाई होता है थ्रू आउट द कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट, तो कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट की तरफ एक्सरसाइज होता है। ठीक है, हम आर्टिफिशियल साइकिलिंग करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल साइकिलिंग इन द सेंस साइकिलिंग मशीन जो होती है उसके तरफ हम अगर साइकिलिंग करें तो वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज होती है। अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कैन बी एडजस्टेड। द इंडिविजुअल आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जिस भी पर्सन की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग स्पीड और एक्सरसाइजेज को एडजस्ट किया जाता है। वी परफॉर्म आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज ऑन मशीन शुड कीप इन माइंड that she has that he or she has to apply force throughout the range of movement। ठीक है, तो मूवमेंट जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वहां पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं बाय फिक्सिंग द नंबर ऑफ रिपीटिशन एंड बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द स्पीड। स्पीड से रिलेटेड है, स्पीड वाली जो मशीन्स होती हैं वहां से रिलेटेड होती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। हम मशीन के थ्रू जिस एक्सरसाइजेज करते हैं वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज के अंदर आती है। तो जनरली ये स्पोर्ट्स में इतना अप्लाई नहीं होता। ओके, सो सिंपल है, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जिनमें हम वर्क डन होते हुए नहीं देखते। ओके, एक्सरसाइजेज हो रही हैं बट वर्क डन नहीं हो रहा। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, सॉरी, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जिनके अंदर वर्क भी हो रहा है। ठीक है, वर्क डन होते हुए हम देखते हैं ये मूवमेंट से रिलेटेड होती है और जनरली सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज अप्लाई होती है। इसके बाद में आता है आइसोकाइनेटिक। काइनेटिक से आप समझ रहे होंगे कि इसके अंदर मशीनरी इन्वॉल्व होती है जो कि आपकी मूवमेंट की पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम इस एक्सरसाइजेस को करते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर कोई मूवमेंट नहीं है, उसमें मूवमेंट पूरा कंप्लीट बॉडी का या पूरा, ये उसका डिफरेंस। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। एंड कर